अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ये है किराएदारी से, जिसे हम टेनेंसी कहते हैं। अब टेनेंसी की अभी हम इस वीडियो की हद तक जो बात कर रहे हैं वो बड़ी जनरल टॉपिक पे होगी और मोटी मोटी चीता बातें जो है वो मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी हमारे जहन में लफ्ज़ आता है किराएदारी या टेनेंसी का, तो दो चीज़ें सामने आती हैं, एक किराएदार और एक मकान मालिक। मकान मालिक लैंडलॉर्ड, किराएदार टेनेंट। अब ये सारा कुछ कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड के, क्या ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट के, किस तरीके से टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है, क्या उसके कंटेंट्स होने चाहिए, वो कैसे रजिस्टर होता है, अगर उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो उसकी कंप्लाइंस ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर कोई लैंडलॉर्ड चाहता है कि उसका किराएदार जो है वो चला जाए, उसको एविक्ट करना चाहता है, उसके लिए वो कैसे एप्लीकेशन फ़ाइल करता है या कैसे उसको नोटिस अरसाल करता है, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ये बात समझाने की। तो बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें जो अभी प्राइमा फेसी सामने है, जो लॉ इसको गवर्न करता है वो है द पंजाब प्रेमिसेस एक्ट 2009। इसी एक्ट के तहत ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं और स्पेसिफ़िकली ये तमाम लॉ है ये है अर्बन प्रॉपर्टी का, यानी शहर में जो प्रॉपर्टी होगी ये उससे रिलेटेड है, इसमें एग्रीकल्चर लैंड शामिल नहीं है। एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जब एग्रीमेंट होता है वो एक एग्रीमेंट ही रहता है अनलेस कि उसमें कंसिडरेशन ऐड ना हो जाए, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार करता है। और कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन है रेंट। वो किराया जो लैंडलॉर्ड रिसीव करता है किराएदार से इवज़ में इस्तेमाल किए जाने वो प्रेमिसेस जो टेनेंसी पे दिया गया है, वो जगह, वो शॉप, वो घर भी हो सकता है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यहाँ पे इस वीडियो की हद तक मैं बता रहा हूँ कि इसको रजिस्टर कैसे और किसके पास करवाना है। अब सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, लैंडलॉर्ड एक एग्रीमेंट बनाता है टेनेंट के नाम पे कि जनाब मैं अपनी ये प्रॉपर्टी जिसका मैं ओनर हूँ, इसका टाइटल मेरे पास है, इसके डिस्पोजल के राइट्स मेरे पास हैं, इसको टेनेंसी पर देने के इख्तियारात मेरे पास हैं, वो लैंडलॉर्ड होगा जो ओन कर रहा है प्रॉपर्टी। फिर वो एक एग्रीमेंट बनाएगा उस किराएदार के साथ जो विलिंग है वो प्रॉपर्टी, वो प्रेमिसेस अब किराए पे लेने के लिए। एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे? एग्रीमेंट के जो कंटेंट्स हैं ये हमें पंजाब प्रेमिसेस एक्ट 2009 बताता है सेक्शन 6 में। मैं साथ साथ बता देता हूँ कि सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, उनका नाम, उनका पता, उनकी सकूनत, उनके CNIC की डिटेल्स, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेमिसेस कि आखिर वो प्रेमिसेस है क्या, आया कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, वेयर हाउस है या कोई भी वो प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। थर्ड, पीरियड ऑफ टेनेंसी कि ये जो किराएदारी का एग्रीमेंट है, ये टेनेंसी का जो पीरियड है ये कब से कब तक है और जब वो ख़त्म होगा तो कैसे और कब एक्सपायर होगा, ये डिटेल भी उसको शामिल करनी है। फिर रेट ऑफ रेंट कि यानी कितना रेंट, कितनी कंसिडरेशन वो ले रहे हैं, कितना रेट सेट हुआ है हमारा कि ये किराया होगा, ये भी एग्रीमेंट का हिस्सा होना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ जो हम मोस्टली मिस कर देते हैं, हमारा होता क्या है जी, हमने एक स्टैम्प पेपर स्टाम्प फरोश से ख़रीदा, उसके ऊपर पहले से छपा होता है, एक स्टीरियोटाइप सा लिखा होता है एग्रीमेंट कि जनाब ये होगा, इस तारीख को इतना किराया दिया जाएगा। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने स्पेशली सेक्शन 6 जो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का, इसको फॉलो करना है और इसके मुताबिक ये पर्टिकुलर इसमें ऐड करने हैं, जिसमें बैंक अकाउंट लैंडलॉर्ड का लाजमी शामिल होना चाहिए। तब जब आपका जो किराया है वो बैंक में देना हो, अदरवाइज़ अगर कैश इन हैंड आपने देना है फिर ज़रूरत नहीं है बैंक अकाउंट की, लेकिन बैंक अकाउंट आपने तब ज़रूर देना है जब आपका किराया बैंक में जाना हो। फिर आपने जो इसमें एडवांस रेंट पकड़ा है, यानी वो जो एडवांस में आपने पैसे पकड़े हैं रेंट के, हो सकता है 2 से 3 माह का एडवांस रेंट आपने लिया है, आपने इसमें बताना है कि जी इतना एडवांस रेंट मैंने इतने महीने का रिसीव कर लिया, ये भी आपके एग्रीमेंट का हिस्सा ज़रूरी है। अब जब ये एग्रीमेंट बन गया तो इसको इन्फोर्स करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीमेंट बनवा लिया और जनाब साइन स्टैम्प कर दिए और उसके बाद आप चले गए कि लो जी बस किराएदारी शुरू हो गई है और आज से मैं रहना शुरू कर दूँ। नहीं, एक और प्रैक्टिस मैं हवाला देना चाहूँगा कि यहाँ पे की जाती है कि जनाब जब किराए पे कोई बंदा आता है, एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसके बाद वो पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ जाके उसका इंदराज करवा लेते हैं और वो समझते हैं कि लो जी हमने अपनी रेंट डीड जो है वो रजिस्टर करवा ली है। ऐसा नहीं है। थाने में जाकर जो रेंट आप अपना एग्रीमेंट जमा करवाते हैं, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन होता है कंसर्न पुलिस को कि जनाब इस शख्स को मैंने टेनेंसी पे अपने पास रख लिया है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। रेंट की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो रेंट कंट्रोलर के पास होती है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक रेंट कंट्रोलर को, जो रेंट कंट्रोलर एक जज भी होता है कि अगर जब प्रॉब्लम्स कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट के दरमियान रेज होती हैं तो वो उस जज के पास केस जाता है। वो है रेंट कंट्रोलर और वो ही है रेंट रजिस्ट्रार।
तो आप वो एग्रीमेंट लेके जाते हैं रेंट कंट्रोलर के पास, और वो दोनों शख्स, लैंडलॉर्ड भी और टेनेंट भी, फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उनके साइन स्टैम्प होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स होते हैं। लैंडलॉर्ड बताता है कि हाँ जी मैंने इस टेनेंट को अपने पास किराएदार रखा है। किराएदार बताता है कि जी ये मकान मालिक है मेरे और मैं इनके मकान में जा रहा हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट्स के बाद साइन और सील कर देता है कि हाँ जी अब ये जो रेंट डीड है ये अब रजिस्टर हो गई है। ये है एक मुकम्मल प्रोसेस, एक वैलिड प्रोसेस, जहाँ पे आप अपनी रेंट डीड को रजिस्टर करवाते हैं। और सिर्फ पुलिस थाने में नोटिफिकेशन दे देना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। अब अगर आप ये चीज़ मुकम्मल नहीं करते, ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इससे कंप्लाइंस नहीं करते इसकी, तो सेक्शन 9 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अब जस्ट इन केस एक सिचुएशन रख लेते हैं, लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो गई कि जी ये किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा, मुझे चाहिए, या किराएदार को कोई प्रॉब्लम हो जाती है मकान मालिक से, मकान मालिक गैर कानूनी तौर पे उसको कहता है कि जी यहाँ से खाली करो जगह बगैर किसी नोटिफिकेशन के, या जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरे की है वो कहता है जी खाली कर दो। दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम आती है, वो कहता है जी आई विल सी यू इन द कोर्ट, और मैं आपका ये मामला रेंट कंट्रोलर के पास लेके जाऊँगा। लेकिन अगर आपका रेंट डीड रजिस्टर नहीं है तो उसका इफेक्ट सेक्शन 9 में आता है, और वो ये कहते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो लैंडलॉर्ड जो है वो 10%, 1 साल का जो किराया होगा उसका 10% एज अ फाइन जमा करवाएगा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। और अगर किराएदार को कोई प्रॉब्लम है और वो कोर्ट में गया तो कोर्ट कहती है जी पहले 1 साल का जो किराया उसका 5% फाइन जमा करवाओ, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। तो ये इफ़ेक्ट है नॉन कंप्लायंस का। इसलिए जब भी आपने कोई किराए पे घर लेना है या देना है तो एक चीज़ जहन में बिठा लेनी है कि पुलिस को नोटिफाई करना सिर्फ आपके तकाजे पूरे नहीं करता कानूनी, आपको रेंट अपनी डीड जो है वो रजिस्टर भी करवानी पड़ती है रेंट कंट्रोलर के पास। इसके अलावा जो किराएदारी का एग्रीमेंट बनता है इसको भी स्टीरियोटाइप तरीके से किसी स्टाम्प फरोश से ख़रीद के फिल करके और नहीं कर देते, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इसके देखे जाते हैं। हमने देखना है कि ये कानून के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। इसलिए हमारी वेबसाइट पे कुछ जर्नल से स्टीरियोटाइप PDFs पड़े हुए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके किराएदारी में कुछ, आपके रेंट डीड में लकूनाज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि आपके किराएदारी, आपकी रेंट डीड में क्या चीज़ जो है वो कमी है, क्या चीज़ ऐसी है जो होनी चाहिए जो आपको कल को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आई होप आपको ये वीडियो से बेसिक गाइड मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आप मज़ीद गाइड लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। Thank you.